गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमने जितना तक अभी अब हमने पढ़ा है, यानी हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ लिया है। हिस्ट्री में जो है हमने स्टार्टिंग से लेकर हमारा जो है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज से लेकर हमारा चंद अभी चल रहा है, तो चंद तक हमने पढ़ा हुआ है। तो आज मैंने आपसे टेस्ट के लिए बोला था, तो आज हमने जितना पढ़ा हुआ है उसका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो उस टेस्ट में जो है आपने अपने आंसर मुझे देने हैं, मैं आपके आंसर भी चेक करते रहूंगी और आपने जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देखना है। इससे जो है आपको पता चलेगा कि जो हमने पढ़ाया है उसमें से आपके किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और उन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो है कल कनिष्ठ सहायक का पेपर था, आप लोगों में से बहुत लोगों ने दिया भी होगा। आपने देखा होगा जो मेरे क्लास वाले बच्चे हैं कि कनिष्ठ सहायक में केवल 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी अब मेरे टॉपिक हुए नहीं हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन छोड़कर बाकी पूरा जो उत्तराखंड वाला था वो आपका एज इट इज नोट्स में से जो है रखा हुआ है, ठीक। तो आप देखिए जो नोट्स लिखवाए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से आपने जो है स्टडी करना है। अभिषेक जी, हेम जी, गुनगुन जी, गुड मॉर्निंग ऑल। हाँ, कल का पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन आज जो है डिस्प्ले जो है हमने जितना अभी तक पढ़ा हुआ है वो वाला हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। देखो कितना टाइम बचता है, उसके बाद जो है अगर आज नहीं भी हो पाएगा मैं आपको जो है वो वाला पेपर जो आपका कनिष्ठ सहायक वाला है वो पेपर भी सॉल्व करवा दूंगी। आप लोगों को तो ज्योग्राफी करवा दिए, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन वही नदी तंत्र वाले जितने भी सारे आपके क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी में से रखे हुए थे, ठीक है। तो चलिए उसको भी करवा दूंगी मैं। आज जो डिस्प्ले किया हुआ है हमारा टेस्ट जो अभी तक का कोर्स था उसे हम करेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर हम, तो आप लोग आंसर भी देते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो भाई यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपके जैसे कठौच है, अजय रावत है, इन बुक्स के बीच में से जो है जैसे आपके नॉर्मल जो आपकी बुक्स होती हैं यानी लाइनर बुक पढ़ते हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी बड़ी बुक्स के बीच में से जो है छांट कर बनाए गए हैं। तो देखते हैं कि आपने अगर बुक्स पढ़ी हैं तो उसमें आपने कैसा पढ़ा है, ठीक है। तो आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है जोशियोल क्या है। शिवचंद के समय हरक देव जोशी का प्रभुत्व। सेकंड है जोशी बंधुओं की तात्कालिक दशा। ए और बी दोनों आपके ऑप्शन है और इसमें से कोई नहीं। तो आप मुझे आंसर बताइए अपना जल्दी। ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका ये बुक के बीच में से वाला दिया, जो मेरे नोट्स है उसमें नहीं है, नोट्स वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए जोशियोल क्या है। शिवचंद के समय हरकदेव जोशी का प्रभुत्व और जो है जोशी बंधुओं की जो तत्कालिक दशा थी उसे ही जो है हम क्या कहेंगे, जोशियोल कहेंगे। तो ये जो है आपका जो ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हैं। सेकंड क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया, करवाया गया, ठीक है। तो अब आंसर देंगे भारती चंद, रतन चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मी चंद, ये आपका जो है हाँ ऑप्शन बी रतन चंद के द्वारा। अब आप मुझे बताओ कि रतन चंद के द्वारा ये बंदोबस्त जब आपने करवाया था तो यहाँ पर जो है इन्होंने अपना भूमि बंदोबस्त अधिकारी जो है किसे नियुक्त किया था, ये भी आप मुझे बताइए। तो रतन चंद ने भूमि बंदोबस्त जो है किसके द्वारा करवाया था ये आपने बताना है। ठीक है, और कुछ बुक्स में जो है आपका हाँ जेंदा केतल और कुछ बुक्स में जो है जेंदा केराल भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जेंदा केतल के द्वारा जो है इन्होंने भूमि बंदोबस्त करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद शासन काल में करों से संबंधित कथन नहीं है। अब आपको इसमें बताना है कि करों से संबंधित आपका कौन सा टैक्स नहीं है इसमें से। यहाँ पर जो है कूत जो है आपका, इसमें मीन्स आपको जो है एलिमिनेट करना है कि रॉन्ग कौन सा है आपका। कूत क्या है आपका, अन्न के स्थान पर नकद, ठीक है। इसमें कूत में जो है अन्न और नकद जो है दोनों रूप में जो है दिया जा सकता था। कटक सेना के वेतन के रूप में लिया जाता था। मांगा कर जो होता है आपका, मांगा था आर्थिक संकट के लिए लिया जाने वाला, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक संकट के समय लिया जाने वाला कर जो है आपका, ये कौन सा कर है, ये है आपका मांगा कर, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सागा, जमींदारों से शिक्षा लेना। तो आपका जो है इनमें से आपको एलिमिनेट करना है। हाँ जी, तो आपका जो है जो राइट आंसर होगा वो कौन सा राइट आंसर है, सागा। इसमें जो गलत है वो कौन सा है आपका, सागा कर है। सागा क्यों गलत है, सागा कर को ही हम क्या कहते हैं, जूलिया कर। इसी कर को हम जूलिया कर कहते हैं, ठीक है, जूलिया
कर हम इसे कहते हैं। तो सागा कर और जूलिया कर एक ही है, लेकिन जूलिया कर हमारा कब लगता है? जूलिया कर जो है हमारा नदी घाटों को पार करते समय जो टैक्स लिया जाता था, उसे ही हम जो है जूलिया कर कहा करते थे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि, ये पाठ ही लिख रखा है यहाँ पर, ये पांडुलिपि है। ठीक है। पांडुलिपि का पता किसके द्वारा लगाया गया? पता किसके द्वारा लगवाया गया? तो आप बताइए, बद्रीदत्त पांडे हैं, या महेश्वरी प्रसाद जोशी हैं, यशवंत सिंह कटौच हैं, या इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताना है। हाँ जी, तो ये जो है आपका आंसर यशवंत सिंह कटौच के द्वारा जो है झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता जो है यशवंत सिंह कटौच के द्वारा लगवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ। जो आपका बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ है, इसके पृष्ठभाग पर अंकित लिपि कौन सी है? ठीक है, जैसे आपका अभिलेख है, इसका एक अग्रभाग होगा, एक पृष्ठभाग होगा। तो जो पृष्ठभाग है, इस पर लिपि पूछी गई है, ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, कुटिला लिपि है, ये आपको बताना है। तो भाई इसके पृष्ठभाग पर आपको बताना है, जल्दी दीजिए आंसर। इसके देखिए अग्रभाग पर मैं आपको अग्रभाग वाला बताती हूँ। पृष्ठभाग दिया ना क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक बहुत है। तो पृष्ठभाग में जो है आपकी कौन सी लिपि दी गई है? तो पृष्ठभाग में जो है आपकी, पहले मैं अग्रभाग बताती हूँ, तब तक आप पृष्ठभाग का बताएंगे। अधोभाग में जो है शंख लिपि, शंख लिपि का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। शंख लिपि जो है आपकी, ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अब पृष्ठभाग की बात करें तो पृष्ठभाग की जो है आपका कौन सी लिपि यूज की गई है? यहाँ पर ब्राह्मी लिपि यूज की गई है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो पृष्ठभाग पे जो है बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ में ब्राह्मी लिपि, और इसके आगे वाले भाग में अधोभाग में जो है शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। आपको ध्यान होगा अभी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ है, इसमें जो है आपका नाग वंश का कौन से रूलर से संबंधित है? तो उसमें जो है आपका जो आंसर था वो गणपति नाग का बेटा गुह जो था उससे संबंधित था, और सारे रूलर जो हैं अलग थे आपके। एक गुह जो था उसका राइट आंसर था आपका। अब है कार्तिकेय वंशी राजा जिस चबूतरे में बैठकर न्याय किया करते थे, उसे क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन आपने नॉर्मल जो है आपके जो लाइनर बुक है उनमें नहीं देखे होंगे। ठीक है। तो कार्तिकेय वंशी राजा यानी कि जो कत्यूरी वंश के राजा थे, वो किस चबूतरे में बैठकर न्याय किया करते थे? इसका बताना है आपको। नीला चौरी, काला चौरी, सैलीहाट, तैलीहाट। ठीक है। तो ये आपका आंसर है, नीला चौरी, काला चौरी, सीलाहाट और तैलरी घाट कहाँ पर बैठकर जो है ये न्याय किया करते थे, ये आपको बताना है। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है नीला चौरी। जो क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी कभी जो है पेपरों में भी देखने को मिलते हैं, तो यही बुकों के बीच जो आपके बुक्स हैं, जैसे कटौच के हैं आपके, जो है अजय रावत है, गढ़वाल का इतिहास है, कुमाऊं का इतिहास है, तो इन्हीं बुक्स के बीच में से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में हाट शब्द किसका घोतक है? यानी हाट शब्द की मीनिंग बतानी है आपको। सेवंत का सी बताया है बाजार। अब देखिए, अब इसमें बताती हूँ, मुझे पता था इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला भी था कि आप लोग जो है जैसे ही आप देखेंगे कि हाट शब्द का क्या अर्थ है, तो आप हाट पर ही यानी बाजार पर ही जो है राइट आंसर अपना देंगे, लेकिन इसका आंसर बाजार नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप बाड़ा हाट से देख रहे होंगे, बाड़ा हाट का किसका नाम है? उत्तरकाशी का नाम है। और बाड़ा हाट, हाट मतलब वैसे बाजार होता है, नॉर्मली हाट का मतलब होता है बाजार, जैसे कहते हैं ना कि आज जो है हाट लगा हुआ है, वहां पर हाट मीन्स बाजार ही होता है। उत्तरकाशी में भी 12 गांव का जो है एक हाट, एक बड़ा बाजार जो था आपका क्या था? बड़ा हाट था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कत्यूरी काल में हाट का शब्द। अब यहाँ पर आपसे पर्टिकुलर डायनेस्टी के टाइम पीरियड का पूछा गया है कि कत्यूरी काल में क्या कहा जाता था। तो कत्यूरी काल में जो है हाट का मतलब जो है किससे है? आपका राजधानी से, ये ध्यान में रखेंगे। हाट का मतलब राजधानी से, और किस टाइम पीरियड में? कत्यूरी शासन काल में। अब है 1989 में पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बनकोट से प्राप्त मानव स्वरूप आकृति, मानव स्वरूप आकृतियों को, मानव स्वरूप आकृतियों को
क्या कहा गया है या क्या माना गया है। ठीक है, 8th का ए आंसर दिया है, ताम्र पुरुष, आदि पुरुष, परसु पुरुष कोई नहीं। आंसर मैंने क्वेश्चन जो है मैंने आपको सारे कंफ्यूजिंग दिए हैं, और मुझे ये भी पता था कि इसका आंसर जो है आप लोग मुझे यही देने वाले हैं। देखिए, जो आपने जैसे हमने जब लाखों उडियार या फिर हमने जो है जिस टाइम पर हम प्री हिस्टोरिकल एज पढ़ रहे थे, तो उस समय जो है मैंने जब आपको उडियार और या फिर आपको केव और रॉक शेल्टर्स करवाए थे, तो दैट टाइम जो है मैंने आपको बताया था कि पिथौरागढ़ के इन स्थानों से जो है आपको मानव की 8 ताम्र आकृतियां मिली। नैनी पातल से हमें 5 मानव आकृतियां मिली। ठीक है, ताम्र आकृतियां, तो आपने इसलिए ताम्र पुरुष बोल दिया इन्हें। ठीक है, जबकि इन जो ताम्र आकृतियां हैं, यानी कि ये ताम्र की जो मानव आकृतियां थी, इनको जो है क्या कहा गया, परशु पुरुष कहा गया। ठीक, अब देखिए, देवी चंद द्वारा रोहिला सरदार का वध किया गया। कौन से रोहिला सरदार का वध जो है देवी चंद के द्वारा किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है दाऊद खां है, अली मोहम्मद खां है, ए और बी दोनों का वध किया, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ये दाऊद खां है। ठीक, अब बच्चों को डर लगने लग गई। ठीक है जो मेरे क्लास के जो बच्चे हैं उनको अब डर लग रही है कि भाई ये क्वेश्चन तो हमने पढ़े ही नहीं, इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये जो है आपकी बुक्स के बीच में से बनाई गई है, ये नोट्स में ऐड नहीं है आपके। ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना आप। ठीक, अभी जो पढ़ाया हुआ है उसके भी आपके क्वेश्चन है, उनको आपसे सॉल्व होंगे वो। अगला क्वेश्चन है, सीरा में राजस्व एवं भू अभिलेख के पास संचित रखे गए हैं। ठीक है, भू अभिलेख किसके पास, अभिलेख किसके पास संचित रखे जाते थे उस टाइम पे। यहाँ पर हम जो है किसके पास संचित रखे जाते थे। यानी भू अभिलेख का जो है लेखा जोखा रखने वाला जो है अधिकारी पूछा जा रहा है इसमें। इसे मसल कहा जाता था, बयाल कहा जाता था, ए और बी, मसला और बयाल कहा जाता था, इसमें से कोई नहीं। हाँ बेटा, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन आपको जो है जब आप बुक पढ़ोगे भी ना, तो इन टॉपिक में से जो नोट्स में है वो तो सारे हैं, लेकिन ये जो है आपके, अगर आप बुक भी पढ़ोगे तो उसमें से आपकी काम की चीज यही निकल के आएगी। तो इसीलिए जो है मैंने जो आपके नोट्स में ऐड नहीं है वो क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या दिया, बी, गुनगुन का राइट आंसर है, इन्हें बयाल कहा जाता था। ठीक, अब है चंद काल में भूमि कर के निर्धारण तथा वसूली का ब्यौरा राजकीय अभिलेखों में अंकित करने वाला अधिकारी कौन था। ठीक है, अधिकारी या लेखाकार जो है कौन था। तो ये अधिकारी जो है इसे लेखक भी कहा जाता था, इसे ब्रैकेट में हम लिख देंगे। इसे क्या कहा जाता था, बेदार कहा जाता था, कोटाल कहा जाता था, बयाल। तो इसका आंसर भी आपका बयाल ही है। एक और चीज बताती हूँ मैं इसमें, जैसे बयाल जो है कहाँ कहा जा रहा है आपका, सीरा क्षेत्र में कहा जा रहा है, और पश्चिमी नेपाल में जो है ये भू राजस्व का लेखा जोखा रखने वाला जो अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, बेदार। ये कहाँ कहा जाता था, नेपाल में। नेपाल में भू राजस्व का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी बेदाल होता था, जबकि सीरा क्षेत्र में जो है ये अधिकारी कौन है आपका, बयाल होता था। ठीक, रानी बाग का युद्ध कब हुआ, तो रानी बाग का युद्ध जो है आपका 1418 में जो है आपके रानी बाग का युद्ध हुआ है। ठीक है, फिर है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी जो है आपको, आपने कहीं नहीं देखा होगा, अभी तक देखा नहीं होगा आपने क्वेश्चन, किस प्रचलित, यहाँ पर जो है किस प्रचलित लोक गाथा होना चाहिए था, यहाँ तो क्या ही लिख दिया भाई, किस प्रचलित लोक गाथा, किस प्रचलित लोक गाथा में प्रीतम देव को पिथौरा शाही कहा गया है, पिथौरा शाही कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे दीजिए। मुझे जहां तक मुझे उम्मीद है इसका आंसर भी आप गलत ही देंगे। किस प्रचलित लोक गाथा में प्रीतम देव को पिथौरा शाही कहा गया है। किसी का आंसर बी आ रहा है और किसी का आंसर ए आ रहा है। ठीक है, भड़ो किसी का जागर। अब देखिए इसका आंसर क्या है, तो देखिए हमें पता है कि जो जिया रानी की जो जागरें हैं, उन जागरों में जो है प्रीतम देव को जो है पिथौरा शाही, जागर गाथाओं से ही पता चला हमें कि जो प्रीतम देव है उन्हें पिथौरा शाही कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो है
यहाँ पर आंसर आपका जागर। जागर में ही आपका एक टाइप है आपका नरसिंह झाप। तो नरसिंह झाप में जो है प्रीतम देव को जो है पिथौरा शाही कहा गया है। ठीक है, प्रीतम देव को पिथौरा शाही कहा गया है। अब है उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल का वन। अब इसमें जो है वन रिपोर्ट से संबंधित भी जो है मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं। जो नया वन रिपोर्ट आपका आया था, तो इससे पता चल जाएगा कि वन रिपोर्ट वाला जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें जो है आप कितने क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ते समय तो इजी लगता है, लेकिन जब ये रिपोर्ट है हमारे, चाहे हमारे सेंसस हैं, चाहे हमारे कोई भी रिपोर्ट है, अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में उनको देखते हैं फिर हमसे गलतियां होने, पढ़ने के बाद भी जो है हमारी इसमें गलतियां होने लगती हैं। तो वही देखते हैं कि जो हमारे वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट में से कितने क्वेश्चन आपके सही लगते हैं, क्योंकि वन रिपोर्ट नई नई आई थी तो सभी ने ही पढ़ी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वन रिपोर्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। क्वेश्चन है उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 49% है, 50% है, 56% है या 60% है? कभी कभी आयोग एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर जो है आपकी जो है लगभग जितना होगा उसका जो है उसके नियर अबाउट जो है आपको दे देता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो गढ़वाल मंडल में जो है वनों का क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया आप लोगों ने, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर कितना है, डी जो है आंसर है 60%। और एग्जैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो कितना है हमारा 59.84%। गढ़वाल मंडल में वनों का क्षेत्रफल कितना है हमारा 59.84% है, जो कि यहाँ पर जो है लगभग कितना दिया है 60 दिया हुआ है। कुमाऊं मंडल की भी बात कर लें तो कुमाऊं मंडल में जो है ये वनों का प्रतिशत कुमाऊं मंडल में कम है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुमाऊं मंडल में जो है वनों का प्रतिशत है हमारा वो कितना है हमारा 40.16% जो है कुमाऊं मंडल में है। तो कुमाऊं के कंपैरिजन में जो है गढ़वाल में हमारा ये परसेंटेज ज्यादा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में न्यूनतम झाड़ियों वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड में न्यूनतम झाड़ियों वाला जिला इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। हाँ, तो आंसर दीजिए। सबसे यहाँ पर न्यूनतम पूछा है तो हम सर्वाधिक झाड़ियों वाला देख लेते हैं। ठीक है, सर्वाधिक, तब तक आप लोग आंसर दीजिए। सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला, ठीक है, तो सबसे ज्यादा झाड़ियां कहाँ पर है राज्य में? टिहरी में है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जो है आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एटलीस्ट जो है 3 हमें पता होने चाहिए। तो दूसरे नंबर पर जो है सबसे ज्यादा झाड़ियां कहाँ पर है? पौड़ी में है, और फिर जो है आपके देहरादून में है, देहरादून में है। तो यहाँ पर सबसे अधिक झाड़ी कहाँ पर है? आपकी टिहरी में, फिर पौड़ी में, फिर देहरादून में है। अब यहाँ पर पूछा है कि सबसे कम झाड़ियों वाला जिला, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा आपका बागेश्वर होगा, क्योंकि जो न्यूनतम झाड़ियां हैं बागेश्वर, चमोली और उधम सिंह नगर है। पहले नंबर पर आपका बागेश्वर, दूसरे नंबर पे चमोली, और तीसरे नंबर पर जो है उधम सिंह नगर है। ये आपका जो है न्यूनतम वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा इस ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा क्या हो जाएगा? बागेश्वर। ठीक है, तो बागेश्वर जो है न्यूनतम झाड़ियों वाला जिला है। हाँ, आपका गलत हो गया गुनगुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ठीक है, भारत में सबसे पहले वन रिपोर्ट आपकी कब जारी की गई थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ गलत, ये भारत का सबसे पहले दिया हुआ है और ये लेटेस्ट आंकड़े दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। भारत में सबसे पहले जो वन रिपोर्ट जो है कब जारी की गई थी, इसको जो है मैं ऑप्शन आपको यहाँ पर दे देती हूँ। आपका 1984, 1985, 1986 और डी लिख लेती हूँ 1987। ठीक है, तो आपको जो है इसमें से आंसर देना है कि जो आपकी जो है वन रिपोर्ट है ये कब जारी की गई थी, सबसे पहले की बात हो रही है क्योंकि। तो इसमें जो है राइट आंसर आपका कौन सा है? 1987 में जो वन रिपोर्ट जारी की गई थी, कब जारी की गई थी? 1987 में जो है ये वन रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ईयर दिख रहा है। यहाँ पर जो है 1987 जो है आपका राइट आंसर होगा। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर शायद यहाँ पर डाल दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जिलों को बढ़ते हुए सघन वनों के क्रम में लगाइए। सघन वनों के क्रम में लगाइए, अति सघन वनों के क्रम में हमें लगाना है। ठीक है, तो अति सघन वनों का क्रम क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे अति सघन वन है, अति सघन वन है, इनका क्रम क्या है ये बताना है हमें। तो अति सघन वन का जो क्रम है हमारा, सबसे ज्यादा हमारे कहाँ पर है अति सघन वन, नैनीताल में है। फिर हमारे कहाँ पर है, नैनीताल के बाद जो है देहरादून, और उसके बाद जो है उत्तरकाशी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, अब इसे ये भी देखेंगे वनों बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि जहां सबसे कम होगा वो हमने पहले लगाना है और सबसे ज्यादा जहां पर होगा वो हमने बाद में लगाना है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी है। हाँ, अब इसे एक का भी जो है राइट आंसर आया है, बागेश्वर, उत्तरकाशी, देहरादून और नैनीताल। तो क्रम क्या है आपके, जो सबसे ज्यादा वन है आपके, सबसे ज्यादा नैनीताल में है, फिर देहरादून में है और फिर उत्तरकाशी में है, यही है नैनीताल। सेकंड नंबर पे जो है आपका देहरादून है, देहरादून। तो क्वेश्चन जो है ऑप्शन इस तरीके से ही घुमा फिरा के देंगे आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखेंगे आप। मिल जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं उसमें ऑप्शन जो है आपको इसी तरीके से मिलेंगे। तो बागेश्वर, उत्तरकाशी, देहरादून और नैनीताल जो है इनके बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है न्यूनतम, हाँ अगर हम न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम जो है आपके अति सघन वन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में जो है न्यूनतम है, तो ये आपका हरिद्वार है। पहले नंबर पे आपका हरिद्वार, दूसरे नंबर पे आपका उधम सिंह नगर। हरिद्वार ये जो है फर्स्ट, उधम सिंह नगर सेकंड नंबर पे है, और तीसरा जो है आपका कहाँ पर है, बागेश्वर है, बागेश्वर। तो ये जो है आपका न्यून, ठीक है न्यून है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो आपके जो है अति सघन वनों को तो सबसे ज्यादा नैनीताल, देहरादून और फिर उत्तरकाशी में है, जबकि न्यूनतम वन जो है सबसे ज्यादा, सबसे कम जो है हरिद्वार में है, फिर आपके उधम सिंह नगर में है और फिर आपके बागेश्वर में है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल कौन से जिले में है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल जो है आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। हरिद्वार, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और नैनीताल। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला क्या होगा हमारा, उत्तरकाशी। अब देखिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा उत्तरकाशी है। वैसे जो सर्वाधिक आपका, अगर हमें सर्वाधिक वाला वन क्षेत्रफल वाले जिले अगर हम देखते हैं तो पहले नंबर पर जो है हमारा पौड़ी आता है, पहले नंबर पे पौड़ी आता है, दूसरे नंबर पे हमारा उत्तरकाशी आता है, उत्तर काशी आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पौड़ी हमारे ऑप्शन में दिया ही हुआ नहीं था, तो इसलिए हमारा क्या आ गया, उत्तरकाशी आ गया। और तीसरे नंबर पर जो है हमारा नैनीताल, नैनीताल। तो ये देखिए अब पौड़ी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, उत्तरकाशी वाला हमारा जो है राइट आंसर हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा कि पहला जो है ऑप्शन में ही नहीं। और सबसे कम जो है वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं हमारे, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पहले नंबर पे हमारा जो है उधम सिंह नगर, फिर जो है हमारा नैनीताल। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं, उधम सिंह नगर। फिर हमारा जो है उसके बाद उधम सिंह नगर के बाद जो है हमारा कहाँ पर आ जाएगा, नहीं उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बाद जो है हमारा हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद पिथौरागढ़, फिर हरिद्वार आएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद जो है हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद जो है पिथौरागढ़। ये जो है आपके सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। ठीक है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और आपका पिथौरागढ़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें उत्तरकाशी हमारा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब है 2021-23 के मध्य वृक्ष क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हमारी हुई है, ये आपको बताना है। हाँ बताइए कि 2021 और 23 के मध्य जो है वृक्ष क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हमारी हुई है, ये आपको जो है बताना है।
तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 0.43% हमारी जो है वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल वन आच्छादित क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट कवर कितना है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा जो है 24,303 स्क्वायर किलोमीटर, 24,305 किलोमीटर, 24,306 किलोमीटर या 24,303 किलोमीटर, ये आपको बताना है आंसर। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आप बताइए मुझे। नाइनटीन का डी आंसर, हाँ सही बताया था अभिषेक ने। अब 20 का बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 24,303.83 स्क्वायर किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए अब है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कत्यूरी काल के समाज को क्या कहा गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पढ़ाया था, जिसमें जो है आपके कितने रूलरों के नाम थे। ललित सूरदेव का नाम था यहाँ पर, देसर देव, पद्मर देव, सुभिक्ष राजदेव का नाम यहाँ पर था। तो इस जो आपका जो ताम्रपत्र है जो कि चमोली से मिला था, इसमें पूछा गया है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से जो है कत्यूरी काल के इसमें जो है कत्यूरी काल के समाज को क्या कहा गया है। तो इसके समाज को जो है क्या कहा गया है, अष्टादश प्रकृति कहा गया है। अष्टादश प्रकृति जो है कत्यूरी काल के टाइम पीरियड को कहा गया समाज को। अब है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कार्तिकेयपुर वंशजों की राजधानी परिवर्तन का कारण, वंशजों के राजधानी परिवर्तन का क्या कारण था, ये आपने बताना है। तो ये जो है बाह्य आक्रमण है, हिमस्खलन है, आंतरिक षड्यंत्र है या फिर भौगोलिक परिस्थितियां रही थी। ठीक है, 22 का डी आंसर अभिषेक सही आंसर है आपका। तो इसमें जो है भौगोलिक परिस्थितियां थी शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, जिसकी वजह से कत्यूरियों ने जो है अपना राजधानी जो है जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी काल में प्रांतीय प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा गया है। तो प्रांतों को क्या कहा गया है, विषय कहा गया है, जयकुल भुक्ति कहा गया है, जयकुल भुक्ति कहा गया है, कर्मांत कहा गया है या पासिक कहा गया है। तो भाई इसमें जो है कत्यूरी काल में क्या कहा गया है, दीजिए आंसर अभिषेक। 23 का बी। और लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं, गुनगुन आप क्यों आंसर नहीं दे रहे हो भाई, और लोग भी आंसर दें। ये वाले तो करवाए हुए क्वेश्चन है सारे, इसको तो आंसर दीजिए आप लोग। तो जयकुल भुक्ति जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, तो यहाँ पर जो है विषय किसे कहा गया था, विषय जिलों को कहा गया था। ठीक है, और इस विषयों के जो है जो सर्वोच्च जो आपका प्रशासनिक अधिकारी था उसे क्या कहा गया था, विषयपति कहा गया था। और यहाँ पर जयकुल भुक्ति के जो सर्वोच्च जो हमारा अधिकारी था उसे क्या कहा गया था, ऊपरी कहा गया था। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हरगौरी की मूर्ति संबंधित है कालीमठ से, जोशीमठ से, ऋषिकेश से या गंगा द्वार से। आपको बताए थे ना मूर्ति निर्माण के 4 केंद्र हैं, इन 4 केंद्रों में से एक जगह से जो है हरगौरी की मूर्ति मिली थी, जिसके संदर्भ में राहुल संकृत्यायन ने कहा था कि आज सारे भारत में इतनी सुंदर हरगौरी की मूर्ति अन्यत्र कहीं नहीं है। ये राहुल संकृत्यायन का स्टेटमेंट था। आंसर आ गया है अभिषेक का बी आंसर। जोशीमठ से नहीं भाई, गुनगुन का ए, हाँ अभिषेक ए, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो कालीमठ से जो है ये हरगौरी की मूर्ति जो है मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों हेतु गूढ़ भूमि कब दान की। ये आपका क्वेश्चन है कि गूढ़ भूमि कब दान की। पहले तो गूढ़ भूमि क्या होती है, गूढ़ भूमि क्या होती है, ये क्वेश्चन है पहले तो कि गूढ़ भूमि क्या है। तो गूढ़ भूमि मंदिरों के प्रदत्त दी जाने वाली भूमि, यानी मंदिरों के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को जो है गूढ़ भूमि कहा जाता है। मंदिरों के प्रदत्त, ये क्वेश्चन भी आया था आपका एक बार कि गूढ़ भूमि क्या है, प्रदत्त दी जाने वाली भूमि वो हम क्या कहते हैं, गूढ़ भूमि कहते हैं। तो बाज बहादुर चंद ने जो है 1673 में जो है ये गूढ़ भूमि जो है दान में दी थी। एक्चुअली में मानसरोवर यात्रा हुआ करती थी, उसमें जो है जो हुणिये हैं, सौका हैं, तो ये मानसरोवर यात्रियों को जो है लूटा करते थे।
या तो इनसे टैक्स लिया करते थे, अगर इन्होंने जो है टैक्स देने से मना किया तो लूटमार मचा देते थे। तो बाज बहादुर चंद ने जो है ये जो हुणिये और सूखा थे उनको जो है पराजित किया, एंड आफ्टर दैट जो है इन लोगों पर ही जो है कर जो है स्थापित कर दिए थे। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है मंदिर के लिए जो है इन यात्रियों के लिए असुविधा ना हो, इसलिए जो है इन्होंने मंदिरों के प्रदत्त जो है गौड़ भूमि 1673 में जो है दान में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद्रवंशी शासक की क्षय रोग से मृत्यु हो गई? तो क्षय रोग से मृत्यु किसकी हुई थी? ये दिलीप चंद की हुई थी। ये त्रिमल चंद के भाई थे। त्रिमल चंद ने जो है आपका 16 to 15 जो है युवराज की तरह जो है आपका नहीं 16 से 21 तक जो है इन्होंने एज ए युवराज जो है राजा के साथ काम किया हुआ था। उसके बाद जो है इनका बड़ा भाई दिलीप चंद जो है राजा बना, जिसने जो है 21 से लेकर 25 तक रूल किया, और उसके बाद दिलीप चंद की जो है क्षय रोग से मृत्यु हो गई। और इसके बाद फिर विजय चंद आपके राजा बने, और मेहरा और फरतियाल ग्रुप के संघर्ष का फायदा लेते हुए मेहरा ग्रुप के थ्रू जो है इन्होंने किसे मरवा दिया? विजय चंद को त्रिमल चंद ने मरवा दिया, और उसके बाद जो है खुद राजा बन गया है। ठीक, तो ये जो है दिलीप चंद है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाले पहले शासक कौन थे? तो कुमाऊं में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, ये आपका जो है क्वेश्चन है। कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला, तो ये जजिया कर लगाने वाला भी जो है आपका कौन था? बाज बहादुर चंद था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद वही हैं जिन्होंने जो है घोड़ाखाल जो है आपके जो घोड़ाखाल गोलजू का जो मंदिर है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। चंदू में 9 लाख की आय तराई भाबर से किस राजा के समय प्राप्त की गई? तो ये जो है जगत चंद के समय में प्राप्त की गई। इन्हीं के टाइम पीरियड को जो है क्या कहा जाता है? चंदों का स्वर्णकाल कहा जाता है। चंदों का स्वर्णकाल जो है इनके टाइम पीरियड को कहा जाता है। ज्ञानचंद फर्स्ट वो वाले हैं जिन्हें जो है गरुड़ की उपाधि जो है फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। प्रदीप चंद अभी आपको नहीं करवाया है मैंने। प्रदीप चंद जो है अभी जब आपके कल्याण चंद चतुर्थ आएंगे ना तो इनसे कटहरे जो है अल्मोड़ा वाला क्षेत्र छीन लेंगे। तो अब ये जो है प्रदीप, इसमें प्रदीप चंद लिखा हुआ है, प्रदीप चंद नहीं होना, हाँ प्रदीप शाह थे वो। ठीक है, प्रदीप चंद यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रदीप चंद नहीं, प्रदीप शाह की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो जो है प्रदीप शाह जो होते हैं वो जब कटहरे जो है अल्मोड़ा वाला क्षेत्र किससे छीन लेते हैं? बालू कल्याण चंद से छीन लेते हैं। तो ये जो है उनकी हेल्प करते हैं और कटहरों को आपके बालू कल्याण चंद के बिहाफ पर जो है 3 लाख की हेल्प करते हैं। और इसीलिए जो है जो आपके जो है प्रदीप शाह हैं उन्हें चंदू और पवारों के बीच में जो है उसके मित्रता के लिए जाना जाता है। रुद्रचंद हमने पढ़े हुए हैं। रुद्र अभी यहाँ ऑप्शन जगत चंद है, फिर कंफ्यूजन होगा तो क्रॉस लगा देती हूँ। तो रुद्रचंद भी हमने पढ़े थे कि इनके टाइम पर जो है आपके हुसैन खान ने जो है तराई क्षेत्र पर आक्रमण करके जो है इस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था। उसके बाद जो है इन्होंने हुसैन खान को यहाँ से भगाया। 1588 में जो है अकबर से लाहौर में मिले थे। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शैली में बने मंदिर नकुलेश्वर, कासनी, मसौली, चौपता का संबंध किस चंद्रवंशी राजक से है? ठीक है, तो ये आपको आंसर बताना है कि किस चंद्रवंशी राजा ने जो है ये मंदिर चंद शैली के मंदिर बनाए थे। तो ये आपके कौन है? ज्ञानचंद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर उद्धव चंद के शासनकाल का नहीं है? मल्ला महल, तल्ला महल, रंग महल, त्रिपुरा महल। तो यहाँ पर जो है समय का नहीं है कहा तो मल्ला महल हमारा हो जाएगा, क्योंकि मल्ला महल किसने बनाया था? हमारा रुद्रचंद ने बनाया था। रुद्र चंद ने जो है आपका कौन सा महल बनाया है? मल्ला महल बनाया है। तो तल्ला महल, रंग महल और त्रिपुरा महल जो है किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है उद्धव चंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस शासक के लिए एक हाथी एक घोड़ा उपहार स्वरूप श्रीनगर भेजा था? अब देखिए इसमें क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया कि जो शाहजहां है इसने हाथी और घोड़ा जो है पवार शासक को दिया था, श्याम शाह को दिया था ना। और यहाँ सारे जो है चंद हैं हमारे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कोई नहीं। तो हाथी घोड़ा किसको भिजवाया था? श्याम शाह को। श्याम शाह को भिजवाया था। और श्याम शाह कौन सा था? पवार शासक था। पवार शासक था। तो यहाँ पर सारे चंद्र शासक है, तो ऑप्शन में हमारा कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरती कर किस शासक द्वारा शुरू किया गया? सिरती कर की सुत्ती कर जो है हमारा वो किसके द्वारा शुरू किया गया? सिरती जो है नकद रूप में लिया जाने वाला कर था।
तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद, उद्धवचंद। तो इसका आंसर है आपका लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने सिरती कर, जूला कर और बैकर, 3 कर जो है किसके द्वारा शुरू किए गए थे? लक्ष्मीचंद के द्वारा शुरू किए गए थे। रुद्रचंद की कौन सी पुस्तक पक्षी आखेट से संबंधित है? ये आपको बुक करवाई है मैंने। त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, उषा, गौरुद्र दया, सारा, गोद्य नाटिका और सैनिक शास्त्र। तो इसमें से बताना था कि आपको पक्षी आखेट से संबंधित कौन सी है, बताइए। ये सारे बताइए हैं, सारे बुक्स के बारे में जो है आपको बताया कि कौन सी बुक जो है किससे रिलेटेड है। तो आप मुझे बताइए कि ये बुक पक्षी आखेट से संबंधित कौन सी बुक है आपकी। 33 का डी आंसर राइट आंसर है सैनिक शास्त्र। तो सैनिक शास्त्र जो है आपके शिकार व पक्षी आखेट से संबंधित है आपका, ठीक है। वही त्रिवर्णिक धर्म निर्णय जो है सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लिखी गई बुक है आपकी। और आपकी जो उषा गौरुद्र दया है ये संस्कृत की जो है आपकी नाटक है, और सारा गौरुद्र दया भी जो है आपका नाटक है, ठीक है। अब है बगवाली पोखर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1779 में जो है बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो है जब दीपचंद को जो है मोहन चंद ने सीरागढ़ के किले में बंद कर दिया था, तो हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर जो है ये आपका बगवाली पोखर का युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ? ललित शाह और मोहन चंद के बीच में हुआ। इस युद्ध में जो है ललित शाह की जीत हुई और आपका जो मोहन चंद है वो हार गया। इसके बाद ललित शाह है, इन्होंने अपने बेटे जो है प्रद्युम्न शाह को जो है प्रद्युम्न चंद के नाम से जो है यहाँ चंदू की गद्दी पर अल्मोड़ा में बैठाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखों का पूर्ण अधिकार कुमाऊं पर कब हुआ? तो 1 फरवरी 1790 में जो है गोरखों का पूर्ण अधिकार किस पर हुआ? कुमाऊं पर हुआ था। 1581 में रुद्रचंद ने अपने किस सेनापति की सहायता से सीरागढ़ का किला जीता? यह आपको करवाया है, बताइए। सीरागढ़ का किला जो है किस सेनापति की सहायता से रुद्रचंद ने जीता था? चलिए मैं ही बताती हूँ। तो आपके देखिए नीलू कठायत हमने कहाँ पढ़े थे? नीलू कठायत हमने पढ़े थे गरुड़ ज्ञानचंद में। गरुड़ ज्ञानचंद में हमने पढ़े थे, क्योंकि गरुड़ ज्ञानचंद के सेनापति कौन थे? नीलू कठायत थे, जिन्हें कुमैया खिल्लत कहा जाता था, मैंने बताया था ना आपको। और गेडा सिंह जो है, गेडा सिंह यहाँ पर जो है किसके सेनापति होंगे? लक्ष्मी चंद के सेनापति, लक्ष्मी चंद के सेनापति हैं। गेडा सिंह जो है जब लक्ष्मी चंद जो है किस पर मानसा पे 8वीं बार जो है आक्रमण करेगा, तो गेडा सिंह जो है खदड़ सिंह को मारेगा। और इसी उपलक्ष्य में जो है आपकी 8वीं बार जो है चंदू को 8वीं बार जब आक्रमण करते हैं तो तब उससे जो है जीत मिलेगी लक्ष्मी चंद को। और इसी उपलक्ष्य में जो है कुमाऊं क्षेत्र में खतड़ुआ का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके लक्ष्मी चंद है। अब है हमारे शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी जो है ये थे आपके बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद के बख्शी थे ये। और फिर जो है आपके पुरुषोत्तम पंत, ठीक है। तो यही जो है आपके राइट आंसर है। तो पुरुषोत्तम पंत जो है इनके द्वारा ही जो है आपके सीरागढ़ का किला जीता गया था। और इन्हीं की ही इन्होंने ही जो है आपके ग्वालदम का जो युद्ध हुआ था, ग्वालदम के युद्ध में पार्टिसिपेट इसी वर्ष यानी कि 1581 में ही बोल्टन के अकॉर्डिंग है ये ईयर ग्वालदम का युद्ध हुआ था, जिसे बधान क्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में बलभद्र शाह और पुरुषोत्तम पंत का जो है ये युद्ध होगा, और इसमें बलभद्र शाह की जीत होगी और पुरुषोत्तम पंत यहीं पर युद्ध में मारा जाएगा ग्वालदम के युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल पर, ठीक है, नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद्रवंशी शासक कौन सा है? तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा शासक कौन सा है। भारती चंद जो है पहला शासक है। रतन चंद ने नेपाल जाकर आक्रमण नहीं किया था, बल्कि इन्होंने नागमल ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो नागमल के विद्रोह को इन्होंने दबाया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है उद्धव चंद हमारा राइट आंसर है, और किसी ने दे भी दिया है, अभिषेक ने दिया है आंसर। तो डी आंसर जो है उद्धव चंद के द्वारा जो है नेपाल पर जो है
सेकंड नंबर पे जो है आक्रमण किया, दूसरा शासक था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया है। अब है चंदू में सबसे लंबा टाइम पीरियड जो है कौन से राजा का था? गुनगुन का भी आंसर आ गया है। गुनगुन ने डी आंसर, अच्छा पहले क्वेश्चन का दिया है गुनगुन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी दो। अभिषेक ने तो दे दिया है आंसर बी, ज्ञानचंद फर्स्ट। तो चंदू में सबसे लंबा टाइम पीरियड जो है आपका किसका था? ज्ञानचंद फर्स्ट का। ये ज्ञानचंद फर्स्ट ही आपका कौन है? गरुड़ ज्ञानचंद है, गरुड़ ज्ञानचंद है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आपको गरुड़ ज्ञानचंद नहीं देंगे तो आपको पता होना चाहिए ज्ञानचंद फर्स्ट है, क्योंकि रियल नेम तो इसका ज्ञानचंद ही था ना। गरुड़ की तो जो है इसे टाइटल दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। तो यहाँ पर ज्ञानचंद सेकंड वो है जो नंदा देवी की मूर्ति जो है बधान क्षेत्र से उठाकर अल्मोड़ा में मल्ला महल में स्थापित किया था। भारती चंद ये डोटियों की करदासिता से मुक्त करवाने वाला शासक है, ठीक। तो आपका ज्ञानचंद इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताम्र पात्र द्वारा अभय चंद के श्राद्ध पर गरुड़ ज्ञानचंद ने भूमिदान दिया था? ये भी आपका कि भूमिदान जो है किसके माध्यम से दिया था, ये आपसे पूछा गया है। आपको बताया था 1418 में जो है गोबासा ताम्रपत्र के माध्यम से जो है ये गरुड़ ज्ञानचंद ने जो है अभय चंद के वार्षिक श्राद्ध पर भूमिदान दिया था। पिथौरागढ़ के जो है आपके देवराज तिवाड़ी को ये भूमिदान में दी गई थी, ठीक है। कृषि दासों के लिए चंद काल में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द, तो कृषि दासों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था? कैनी शब्द प्रयुक्त में किया जाता था। पौरी 15 विश्वा जो ये शब्द है, पौरी 15 विश्वा जो शब्द है ये शब्द यूज किया जाता था आपका किसके लिए? शूद्र प्रजा के लिए, शूद्र प्रजा के लिए ये शब्द प्रयोग में किया जाता था। ठठोला जो है किसे कहा जाता था? गौशाला को कहा जाता था, गौशाला को, ठीक है। ठठोला गौशाला को कहा जाता था। पौरी 15 विश्वा जो है आपकी शूद्र प्रजा के लिए, और कैनी जो है कृषि दासों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द थे। भू राजस्व गांव में भू राजस्व का लेखा जोखा, भू राजस्व का क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। गांव में भू राजस्व का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होगा, इसे क्वेश्चन है आपका। गांव में भू राजस्व का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, तो ये आपका प्रहरी होगा, नेगी होगा, या कोटाल होगा, या गरखे होगा, ये आपका आंसर 41 का जो है सी, कोटाल बिल्कुल राइट आंसर है। कोटाल भू राजस्व का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी है। प्रहरी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था देखेगा, और नेगी यहाँ पर जो है ये आपके जो नेगी होंगे वो कौन है? ये राज्य के छोटे कर्मचारी हैं। और गरखे तो आपका क्या है? प्रशासन, यानी कि गांव, कई गांव मिलकर जो है एक गरखा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? कोटाल होगा। नकद के साथ अनाज का कुछ हिस्सा कर के रूप में कहा जाता है, इसे कूत कहा जाता है, बैकर कहा जाता है, साहू कहा जाता है, या भाग कहा जाता है? तो इसे जो है क्या कहा जाता है? कूत कहा जाता है। बैकर नहीं, कूत कहा जाता है, ठीक है। नगद के बदले अनाज, जो आप बैकर कह रहे हो ना, बैकर तो अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर, अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर आपका बैकर होगा। कूत में क्या है कि नकद के बदले जो है आपने आपका जो है नकद के साथ नकद भी दिया जा रहा है और साथ में कुछ अनाज भी दिया जा रहा है, तो उसे कूत कहेंगे, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का स्थान क्या है? तो ये जो है आपके इंडेक्स आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मैंने आपको करवाया नहीं है, लेकिन इंडेक्स से आए हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा, तो इसलिए जो है आपको इसके आंसर जो है खुद देने हैं, ठीक है। 43 का आंसर आ गया है, ए आंसर पहला स्थान है सतत विकास लक्ष्य में। हाँ, कितने अंक मिले थे ये भी बताओ जरा मुझे, बताओ। इसमें जो है आपके सतत विकास लक्ष्य जो है इंडिया इंडेक्स में जो है राइट आंसर है आपका पहला। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर उत्तराखंड के साथ साथ जो है केरल को भी पहला प्लेस मिला था।
क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के साथ और किस जिले को, या फिर केरल के साथ जो है किस जिले को। बिल्कुल राइट आंसर है अभिषेक का। तो यहाँ पर जो है एक तो उत्तराखंड को मिला था और दूसरा जो है आपका केरल, ये दोनों की ही जो है आपकी फर्स्ट प्लेस इनको मिली हुई थी। और इसमें जो है आपके जो अंक प्राप्त किए गए थे वो कितने थे, 79 अंक जो है यहाँ पर दोनों राज्यों को मिले थे। ठीक, हाँ तो ये आपको जो है ये मैं करवाऊंगी, इंडेक्स नहीं करवाया है आपको, एक आध 2-4 क्वेश्चन जो है एज ए सैंपल जो है यहाँ पर लिखवा रही हूँ, उसके बाद जो है ये पूरा जो है इंडेक्स वाला जो करवाऊंगी। इंडेक्स वाले में से 2 नंबर आपके पक्के हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं याद करने में, लेकिन रोज रोज जो है रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद करने हैं ये क्वेश्चन, इसमें से छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य में पहला प्लेस, छठे राज्य खाद्य सूचकांक। ठीक है, ये भी ध्यान से देखेंगे, छठे राज्य खाद्य सूचकांक 2024 के अनुसार उत्तराखंड का स्थान क्या है। ठीक है, इसमें आपको प्लेस बतानी है 15th 16th 17th 18th। इसमें आंसर नहीं आया आप लोगों का, तो इसमें जो प्लेस है हमारी कौन सी है, 18th है। उत्तराखंड की प्लेस जो है 18th है। इसे जारी कौन करेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के द्वारा जो है इसमें जो है ये सूचकांक जो है जारी किया गया था। ठीक है, इसमें पहली प्लेस किसकी है, इसमें पहली प्लेस जो है उड़ीसा की है और दूसरी प्लेस जो है यूपी की है, ये भी ध्यान रखेंगे। पहली प्लेस किसकी, उड़ीसा, और दूसरी प्लेस जो है यूपी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का स्थान। तो यहाँ पर जो है आपसे बौद्धिक संपदा रिपोर्ट में पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है उत्तराखंड की प्लेस जो है हमारी 8th नंबर की है। ठीक है, और पहला प्लेस जो है किसका है, तमिलनाडु का, फर्स्ट प्लेस तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट में जो है उत्तराखंड की जो प्लेस है कौन सी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सी प्लेस है, तो यहाँ पर उत्तराखंड की प्लेस जो है 3rd प्लेस है। अब पहले और दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो पहले नंबर पर जो है कौन सा प्लेस है, इसमें पहले नंबर पर गुजरात है हमारा। ठीक है, पहले में जो है हमारा गुजरात। तो ये उत्तराखंड के बिहाफ पर जो आपके ये रिपोर्ट होंगी, इन्हें जो है आपको देखना जरूरी है, इंडेक्स देखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य का समृद्ध जिला कौन सा है, यानी जो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट आई थी तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे समृद्ध जिला इनमें से कौन सा है, देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है, या फिर उधम सिंह नगर है, ये आपको बताना है। तो सबसे समृद्ध जिला इनमें से क्या है आपका, नैनीताल। तो इसमें जो ये रिपोर्ट दी गई थी इसमें सबसे समृद्ध जिले भी बताए गए थे और सबसे जो है आपके जो मतलब सबसे कम समृद्ध हैं उन जिलों को भी बात की। तो नैनीताल इसमें जो है पहले नंबर पर आपका जो है नैनीताल, दूसरे नंबर पे नैनीताल को जो है कितने अंक मिले थे, यहाँ पर नैनीताल को 77 अंक मिले थे। ठीक है, दूसरा जो है देहरादून, देहरादून, और देहरादून को यहाँ पर जो है आपके 75 अंक मिले थे। लेकिन सेकंड नंबर पर जो है 2 आपके थे, देहरादून के साथ जो है बागेश्वर भी था, बागेश्वर जिले को भी जो है आपके 75 अंक मिले थे। और एक आपका जो थर्ड आया था वो था उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में जो है 74 मिले थे। तो ये तो जो है सबसे समृद्ध जिले थे। और ऐसे ही जो है आपके जो सबसे कम समृद्ध जिले हैं, यानी जो है जो जिले जो है उतना विकास नहीं कर रहे हैं, उसमें उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़। इसमें कौन कौन से थे आपके, न्यून में आपके उधम सिंह नगर, हरिद्वार। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन इस फॉर्म में न देकर जो है किसी और फॉर्म में दे दे, तो आपका जो है उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़, आपका पिथौरागढ़ जो है आपका यहाँ पर आपके कम जो है समृद्ध जिले हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिले थे, उधम सिंह नगर को 60 और आपके हरिद्वार को 64 और जो पिथौरागढ़ है 67 यहाँ पर अंक मिले थे। अंक याद करने की जरूरत नहीं है, बस जिले देख लेना कौन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग में उत्तराखंड की स्थान, उत्तराखंड
प्रगति रैंकिंग में जो है उत्तराखंड की प्लेस बतानी है। तो अमृत सरोवर योजना में जो है उत्तराखंड की प्लेस कौन सी है आपकी? 6th प्लेस है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 6th प्लेस है। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का स्थान। तो यहाँ पर जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है उत्तराखंड की प्लेस बतानी है। तो इसमें जो है उत्तराखंड की प्लेस कौन सी है आपकी? 15th प्लेस है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका आधार क्या है। नीति आयोग इसे जारी करेगा। इसे जारी कौन करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। अब ये जो इंडेक्स है आपकी, इसमें जो आपकी रैंकिंग होगी उसका आधार बेस क्या लिया जाएगा? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर, ये 3 जो है आपके आधार होंगे, जीवन स्तर। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे गरीबी सूचकांक, आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक गरीबी दर वाला जिला कौन सा है और सबसे कम गरीबी दर वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे प्रति व्यक्ति आय की बात करती हूँ तो हरिद्वार में जो है सबसे ज्यादा है, लेकिन वहीं अगर गरीबी दर की अगर मैं बात करूँ तो गरीबी दर जो है सबसे ज्यादा गरीबी दर वाला जिला आपका कौन सा है? हरिद्वार है। तो यहाँ पर सर्वाधिक गरीबी दर वाला जिला जो है आपका हरिद्वार हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। और वही सबसे कम गरीबी दर वाला जो जिला है आपका, ये देहरादून है। अब आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जब इंडेक्स निकाला गया तो इसके अकॉर्डिंग जो है उत्तराखंड का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो है ये आपकी गरीबी दर से बाहर आए हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अल्मोड़ा है जो जहाँ जो है सबसे ज्यादा लोग जो है गरीबी की रेखा से जो है बाहर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है स्टार मार्क कर लेना, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक प्रगति सूचकांक। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें जो है उत्तराखंड की जो है 14th प्लेस रही है, ठीक है, 14th प्लेस। तो यहाँ पर जो है आपका 14th प्लेस है। अब यहाँ पर हिमालयी राज्यों में भी आपसे पूछ सकता है, मे भी जो है आपसे सामाजिक प्रगति सूचकांक में हिमालयी राज्यों में अगर उत्तराखंड का प्लेस पूछेंगे तो हिमालयी राज्यों में जो है 5th प्लेस है। हिमालयी राज्यों में 5th प्लेस, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो हिमालयी राज्यों में 5th है और वैसे जो है आपके 14th नंबर है। इसका आधार क्या है? किस आधार पर जो है ये आपका सूचकांक बनाया जाता है, रैंकिंग दी जाती है? तो पोषण व बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा, पानी व स्वच्छता, आवास और व्यक्तिगत सुरक्षा जो है इसके आधार हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चन हमने आज जो है सेंसस वाले किए। तो ये तो आपको मैं पूरा टॉपिक करवाऊंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे और इसके साथ ही जो है आप जो कनिष्ठ सहायक वाले पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करने को कह रहे थे कल कर लेंगे उन्हें, ठीक। चलिए, थैंक यू।